सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं बड़ी ब्रेकिंग के साथ। 25,000 के नीचे फिसलता हुआ आपको निफ्टी नजर आएगा। चौतरफा आपको बिकवाली नजर आ रही है, चाहे आप निफ्टी बैंक को देखें, मिड कैप को देखें, स्मॉल कैप को देखें। लेकिन इंट्राडे चार्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले निफ्टी का, जहां पर आप देख सकते हैं कि गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अब तकरीबन 300 अंक नीचे, 1% से ज्यादा की गिरावट है। डे लो पर हम कारोबार कर रहे हैं और आप ये समझिए कि पिछले साल अक्टूबर के बाद से पहली बार हम 25,000 के नीचे आए। बड़ा सिग्निफिकेंट आंकड़ा है। सेंटिमेंटल तौर पर अगर आप देखें तो 25,000 के नीचे ट्रेड करना ये मार्केट की वीकनेस को काफ़ी हद तक दिखा रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों से छोटे मझोले स्टॉक्स में कोहराम मचा हुआ है। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप निफ्टी बैंक को तो देख ही रहे हैं, जहां पर 1.5% का कट है। ये भी डे लो पर कारोबार कर रहा है। बड़ी गिरावट, तकरीबन 900 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी बैंक में नजर आएगी। लेकिन निफ्टी मिड कैप को आप देखें तो पिछले 2 दिनों में, यानी कल का और आज का, अब तक के सेशन को आप देखें तो ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट जो है ऊपर की तरफ से साफ हो चुके हैं। स्मॉल कैप फिलहाल के लिए ऑलमोस्ट 2% की भारी भरकम गिरावट दिखा रहा है। 285 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। चौतरफा गिरावट है, बिकवाली यहाँ पर है। मार्केट की ब्रेथ देखनी पड़ेगी कि आज क्या एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए स्क्रीन पर आएगा और स्टैट्स आप देखिए कि क्या अंतर यहाँ पर आपको नजर आएगा। सिर्फ 473 पूरे मार्केट में एनएससी में शेयर ऐसे है जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वालों की संख्या 2422। मैसिव बहुत बड़ा अंतर है और मार्केट में वीकनेस गहराती हुई फिलहाल के लिए नजर आ रही है। अब समझ लेते हैं कि कहाँ से आ रही है स्ट्रेंथ, कहाँ से वीकनेस। तो देखिए, कुछ चुनिंदा ही निफ्टी के स्टॉक्स हैं जो संभाल कर रखे हुए, लेकिन क्या फ़ायदा। सन फार्मा 2 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। पावर ग्रिड ना के बराबर है। जेएसडब्ल्यू स्टील कोई मतलब नहीं। हिंडाल्को सिर्फ हरा निशान है, ये तेजी नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एलएनटी, ये देखिए कितना मैसिव दबाव बना रहे फिलहाल इंडेक्स पर, 243 अंकों का। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को आप देखें यहाँ पर। चलिए बैंक निफ्टी देखेंगे। सबसे पहले सेक्टर का मैप आ गया आपकी स्क्रीन पर। 1.5% नीचे निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स नीचे, पीएसयू बैंक, डिफेंस 2% नीचे है। कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स में गिरावट है। ऑटो की रफ्तार रुकी है। आईटी में लगातार कमजोरी। एफएमसीजी भी चलने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर अब तक सबसे बढ़िया चमकती मेटल ये भी फिसल चुके हैं। फार्मा की यहाँ पर गिरावट है। रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स 2 दिनों में भयानक गिरावट है। ऑयल एंड गैस नीचे, कैपिटल गुड्स है और निफ्टी एनर्जी, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। इस पूरे हीट मैप में सिर्फ एक हरा निशान आपको इंडिया विक्स में नजर आएगा, जो कि वॉलेटिलिटी का सूचकांक है। 11% के बड़े मूव यहाँ पर आपको इंडिया विक्स में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट की पूरी तस्वीर समझनी है तो एडवांस डिक्लाइन के साथ एक बार मैं एफएनओ की बिल्ट आपके सामने लेकर आता हूं कि क्या ब्रेथ यहाँ पर है, कितने स्टॉक्स में तेजी है, कितने में मंदी है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर हो रही है और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये भी डेटा आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में कल के 17 मन में देखा था कि क्लोजिंग के समय में कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जहां पर लॉन्ग बिल्टअप थे। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था कल क्लोजिंग के समय जहां पर फ्रेश शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी। अभी भी ये डेटा हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में किस प्रकार की बड़ी गिरावट है। निफ्टी बैंक को आप देखिए, मैसिव गिरावट है। 25,000 के आसपास निफ्टी होवर कर रहा है, लेकिन दिन के दौरान 25,000 के आंकड़े को तोड़ा है और ये हीट मैप फर्दर एक्सटेंडेड है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत चुनिंदा स्टॉक्स हैं। इटर्नल है, पावर ग्रिड है, टाटा मोटर्स, पीवी, जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा, एचयूएल, एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, 10 यही स्टॉक्स हैं। लेकिन बाकी भारी भरकम स्टॉक, आप ट्रेंड को देखिए, लगातार गिरावट। इन्फी नीचे चल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अपोलो हॉस्पिटल आज सुबह 7:30 बजे इसकी चर्चा भी की थी। विप्रो नतीजों के बाद लगातार लुढ़का है। कोल इंडिया में गिरावट देखने को मिल रही है। एनर्जी स्टॉक्स में भी कोई भी राहत के संकेत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में से टाइटन को देखिए, यहाँ पर भी आपको लाल निशान नजर आएगा। चलिए आ रहा है आपकी स्क्रीन पर ये एफएनओ का डेटा। तब तक एक काम करते हैं। ऑल राइट, आ गया डेटा स्क्रीन पर। लॉन्ग्स केवल 8 शेयरों में, शॉर्ट कवरिंग 12 शेयरों में, शॉर्ट्स बन रहे हैं 92 शेयरों में और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है 101 शेयरों में। यानी आप देखिए कि इससे ज़्यादा मार्केट की ब्रेथ खराब नहीं हो सकती। चुनिंदा गिने चुने स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर तेजी का एक्शन है, बाकी मंदी बाजार में पूरी तरीके से हावी होती हुई नजर आ रही है। चलिए, बड़ा कठिन हफ्ता है। ऐसे में मार्केट्स में ट्रेड करना, पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर अगर आप सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड्स लेते हैं।
लेकिन क्या कर रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो, शो में स्वागत करते हैं वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष कयाल, सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा और जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। शो की शुरुआत करें इससे पहले अब तक का रिपोर्ट कार्ड और परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। अब आ गया स्क्रीन पर डेटा, आप आशीष कयाल के पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। 1% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में जैसे तैसे बरकरार है, लेकिन एक बात खास ध्यान रखें, ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कल 3:30 बजे तक की है। थोड़ी देर में अपडेटेड परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊँगा। ओम मेहरा के पोर्टफोलियो में डेंट गहरा, 7.5% की गिरावट है। तेजस शाह का पोर्टफोलियो 7% नीचे फिलहाल चल रहा है। समझ सकते हैं कि बड़ा कठिन हफ्ता है, अगर खासतौर पर आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग ट्रेड्स हैं, खरीदारी वाले स्टॉक्स हैं, तो ऐसे में ट्रेड करके पैसा बनाना बड़ा मुश्किल चल रहा है। ऑल राइट, तो फिलहाल के लिए मार्केट में देखें तो मंदी घिराती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब बात करते हैं कुछ नतीजों को लेकर और IRFC के मैनेजमेंट से हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कुमार दुबे, कंपनी के CMD। और एक बार मैं नतीजे आपके सामने रख देता हूं। नतीजों में अगर आप देखें तो मुनाफे में बढ़त यहां पर देखने को मिली थी, 1802 करोड़ का आंकड़ा यहां पर रहा था। आय में देखें तो बढ़त रही थी, और नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से आय जिसे कहते हैं, यहाँ पर 1668 करोड़ से आंकड़ा 1849 करोड़ का देखने को मिला। यानी नतीजे तो ठीक ठाक देखने को मिलते हैं और मार्केट के मूड के साथ इस स्टॉक में भी गिरावट आ रही है। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। पहले तो सबसे पहले समझना चाहेंगे कि क्या हाइलाइट्स रही इस क्वार्टर के दौरान, कैसे डिसबर्समेंट्स देखने को मिले थे, क्या खास रहा सर? नमस्कार आशीष, हम लोगों ने परसों अपने तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स पब्लिश किए और इस पूरे वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 26 में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन मोड पे अपना काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ भारतीय रेल को ही डिसबर्समेंट नहीं कर रहे थे, इसके अलावा जो रेलवे इकोसिस्टम में और भी एसेट्स हैं उनको हम डिसबर्स कर रहे थे। तो जैसा आपने कहा, इस वर्ष हमने शुरू में 60,000 करोड़ एसेट सैंक्शन करने का गाइडेंस दिया था और 30,000 करोड़ का हमने गाइडेंस दिया था कि हम डिसबर्स करेंगे। हालांकि हमारे पास कोई पाइपलाइन शुरुआत में नहीं थी। मुझे खुशी है कि Q3 के एंड तक ही हम लोगों ने 60,000 से अधिक का एसेट सैंक्शन कर दिया है रेलवे इकोसिस्टम के विभिन्न एसेट्स के लिए, और डिसबर्समेंट भी Q3 में जोरदार तरीके से पिकअप किया और हम लोगों ने जो Q3 के अंत तक करीब 22,000 करोड़ का डिसबर्समेंट कर दिया है। जो गाइडेंस के हिसाब से एसेट्स सैंक्शन करने के गाइडेंस को ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं, और Q4 में जो भी नए एसेट्स हम सैंक्शन करेंगे वो ओवर एंड अबव दिस होगा। और डिसबर्समेंट में भी हमने जो 30,000 करोड़ का टारगेट दिया था, हम ऑन ट्रैक हैं। ऑल राइट, और सर एसेट क्वालिटी तो मैं देख रहा था कि आपके जो नेट NPAs हैं लाजवाब है, आज तक बिल्कुल जीरो नेट NPAs देखने को मिले एसेट क्वालिटी के लिहाज से। लेकिन एक डाइवर्सिफिकेशन मार्केट उम्मीद रख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर रेवेन्यू फिलहाल के लिए रेलवे से आती है। क्या लग रहा है इसमें और क्या डाइवर्सिफिकेशन की गुंजाइश है? देखिए आशीष, हम लोगों ने शुरू में ही अपना प्लान जो है वो सबसे शेयर किया था कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में काम करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी हम प्राइवेट एंटिटीज के एसेट्स को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि जो केपेक्स का, जो पूरे देश का जो केपेक्स का खर्चा है, उसका करीब करीब 70% जो केपेक्स है वो या तो गवर्नमेंट एंटिटीज सीधा खर्चा कर रहे हैं या अपने CPSEs PSUs के थ्रू कर रहे हैं। तो ये प्लैटर बहुत बड़ा है, और क्योंकि हम लोगों का कोर कॉम्पिटेंस जो है वो गवर्नमेंट एसेट्स को अप्रेज करने में है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि अभी हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में काम करेंगे वैसे एसेट्स के लिए जिसका रेलवे से कहीं ना कहीं बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेजेस है। तो अभी पावर वैल्यू चेन में हम जेनकोज और ट्रांसकोज को लेंड कर रहे हैं, हम डिस्कॉम को लेंड नहीं करते हैं। पोर्ट और पोर्ट कनेक्टिविटी, ये दोनों को हम लेंड करने का प्लान किए हुए हैं। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो रेलवेज और कोई भी रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट्स है, जहां पहले बाइलेटरल और मल्टीलेटरल की ही फंडिंग होते थे, उनको हम डोमेस्टिक लेंडिंग का सोल्यूशन देना चाहते हैं। आपने फॉलो किया होगा, अभी पिछले महीने में हम लोगों ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक वर्ल्ड बैंक का लोन था 10,000 करोड़ का, और डॉलर लोन को हमने रुपी में रीफाइनेंस किया। तो ये मॉडल आगे चल के आप देखेंगे कि हम पूरे रेलवे इकोसिस्टम में डाइवर्सिफाई करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ भारतीय रेलवेज के लिए हम सोल फाइनेंसिंग आर्म रहेंगे। उनको कोई भी आवश्यकता एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की होगी तो उसकी भी हम जिम्मेदारी लेते हैं और उनके जो नीड्स को भी हम पूरा करेंगे। ऑल राइट, अच्छा, फोकस रेलवे पर है, ठीक बात है, लेकिन रेलवे के अलावा जो इन सेक्टर्स की बात आपने की, जैसे पोर्ट्स है,
आप पावर की भी बात कर रहे थे, तो इस पे डिसबर्समेंट्स कैसे रहेंगे, क्या टारगेट मिक्स आप देख रहे हैं और क्या मार्जिन्स रेलवे से बेहतर होते हैं इसमें? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये डाइवर्सिफिकेशन का जो इस कंपनी को जो बेनिफिट दिख रही है, जो कि पहली बार हम लोगों ने शुरू किया, वो ये है कि रेलवे में देखिए कॉस्ट प्लस मॉडल था। वहां पे जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता था उस पे सिर्फ 40 पैसे मुझे मिलते थे रोलिंग स्टॉक के फंडिंग के लिए, और प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 35 पैसे मिलते थे। हमने जब कंपीट करना शुरू किया आरएफपी के थ्रू वैल्यू सिस्टम में, चाहे वो पावर सेक्टर में हमने कंपीट किया या पोर्ट में किया या हम रेलवे के सिस्टम में जब हम काम कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहां हमारा मार्जिन जो है, बिकॉज हमारा ओवरहेड कॉस्ट बहुत कम है और हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बाकी लोगों से, क्योंकि हम जीरो एनपीए कंपनी वो कम है, तो हमारा मार्जिन 100 से 120-30 पैसे तक आ रहा है, जो कि करीब करीब 3 गुना के आसपास है जो रेलवे के मार्जिन हमें मिलते थे। इसीलिए जो मेरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, निम जो है, वो लगातार सुधार के तरफ है। और हमें ऐसा लगता है कि आगे वाले वर्षों में ये जो डाइवर्सिफिकेशन का प्लान हमने शुरू किया है, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। और हमारा एक बॉलपार्क टारगेट है कि करीब करीब 30,000 करोड़, क्योंकि हम पहले ही साल में कर चुके हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन मोड से कम 30,000 करोड़ का डिसबर्समेंट अगले 5 से 7 वर्षों तक हमें दिख रहा है कि होता रहेगा। और रेलवेज के इकोसिस्टम से जो अगर जरूरत पड़ेगी वो ओवर एंड अबव हमें मिलेगा, और वो कॉस्ट प्लस मॉडल पे रहेगा। तो ये दोनों मिक्स प्लान आगे चलेगा, जिससे हमें लगता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट भी मेरा बेहतर होता जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हमारा बेहतर होता जाएगा, और ऑब्वियसली पैट इस कंपनी का जो कंसिस्टेंटली मुझे लगता है पिछले 3 क्वार्टर में हम 10% के रेट पर ग्रो किए हैं। आगे भी पैट का ग्रोथ इस कंपनी के लिए कंसिस्टेंट चलता रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। बिल्कुल कंसिस्टेंट पैट की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और जो डाइवर्सिफाइड एसेट्स हैं यहाँ पर मार्जिन्स भी बेहतर देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए इसी के साथ चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात करते तीनों खिलाड़ियों से। सबसे पहले देखते हैं आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो, क्या इनके पोर्टफोलियो में खास कौन से स्टॉक्स हैं और क्या विकल्प अभी फिलहाल के लिए बन रहा है। स्टॉक्स नहीं है ज़्यादा, प्रॉफिट बुकिंग कर ली डालमिया भारत में, सही समय पर कर ली। अब फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो इनका पोर्टफोलियो खाली चल रहा है। सर विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए, कौन सा स्टॉक और क्यों? देखिए बाजार में दबाव बना हुआ है तो स्ट्रेटेजी बहुत ही क्लियर है। अगर लॉन्ग साइड पे है तो अगर आपको थोड़ा भी पैसा मिल रहा है या लग रहा है रिवर्स होते हुए तो निकल जाइए। फिलहाल इंडेक्स अगर देखें निफ्टी ओवरसोल्ड है, पुल बैक पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर सेल ऑन राइज का सिनेरियो अपनाना चाहिए। ऐसे में चलते हुए मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर कोई विकल्प ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं सेल साइड के साथ आज जाना चाहूंगा, वो भी एचडीएफसी बैंक के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकडाउन दिया, थोड़ा सा पुल बैक भी आ गया स्टॉक में, तो फिर से गुंजाइश है नीचे की ओर जा सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक पे सेल की राय होगी। और नीचे में जो टारगेट एचडीएफसी बैंक पर निकल कर आते हैं वो करीबन आते हैं 880 रुपए के, और ऊपर में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा यहाँ पर 940 रुपए का लगाना होगा। दिग्गज एचडीएफसी बैंक यहाँ पर अब बिकवाली के कॉल्स आ रहे हैं। फिलहाल 1% नीचे चल रहा है, नर्वस, लेकिन गिरावट यहाँ पर गहरा सकती है। आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे 880 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे 940 रुपए का। चलिए अब ओम मेहरा के पोर्टफोलियो को देखते हैं, यहाँ पर किस प्रकार के ट्रेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं और क्या विकल्प बन रहा है। दीपक नाइट्राइट यहाँ पर आप देखिए एग्जिट कर लिया। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, इसे भी सही समय पर एग्जिट किया, और जिलेट यहाँ पर जो खरीदारी की राय दी थी इसे भी एग्जिट कर लिया। पोर्टफोलियो खाली है, विकल्प है 2 शेयरों का। पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल अक्रॉस द सेक्टर्स हमें बिकवाली यहाँ पे देखने को नजर आ रही है, और इनफैक्ट आज जिस तरीके से लास्ट 2 दिन से इंडिया विक्स में जो सर्च हमें देखने को मिला है, और आज लाइफ टाइम लो हमारा रुपया भी हमारा फिसलता हुआ नजर आया, तो अक्रॉस द सेक्टर्स हमारे कहीं भी सिनेरियो पॉजिटिव होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसे में बिकवाली की राय रहेगी HCL टेक पे, करंट लेवल से यहाँ पे सेल किया जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1700 और टारगेट रहेगा 1600। 1600 के टारगेट्स के लिए आप HCL टेक यहाँ पर मतलब 75 रुपये की गिरावट और देखने को मिल सकती है। फिलहाल आधे 1% की गिरावट है, HCL टेक पर रखेंगे हम खास फोकस। अब एक काम करते हैं, तेजस शाह के पोर्टफोलियो को देखते हैं, इनके पोर्टफोलियो में क्या है खास। अब IFCI यहाँ पर पोजीशन अभी भी होल्ड है, अशोक लेलैंड ये भी पोजीशन होल्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कर ली सही समय पर प्रॉफिट बुकिंग, यानी विकल्प है सर आपके पास 1 शेयर को ऐड करने के लिए। कौन सा स्टॉक चुनेंगे सर, शॉर्ट या लॉन्ग?
देखिए मार्केट में जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी वीक हो गया है। 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट टूट गया है, बट क्योंकि अगर देखेंगे तो लगातार हम मार्केट में एक भारी गिरावट देख रहे हैं। हल्की सी पुलबैक रैली आ सकती है मार्केट में, तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। एनटीपीसी लिमिटेड करंट भाव पे लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस बिलो 329 और लक्ष्य रहेगा 355 का। 355 ये रिलेटिवली थोड़ा सा साइडवेज वाला स्टॉक है, यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। तो एनटीपीसी स्टॉक आपने बताया, राइट? राइट राइट राइट। एनटीपीसी स्टॉक है, यहाँ पर आप रखिए फोकस। क्या बात है, ऐसे मार्केट में भी हरे निशान को मेंटेन कर रखा है। आज ऐसे मार्केट में तो ये भी बड़ी बात होती है। 355 का टारगेट, 329 रुपये का स्टॉप लॉस, एनटीपीसी पर रखिएगा फोकस। तेजस शाह सर, आपका तो पोर्टफोलियो हो गया पूरा। अब ओम मेहरा जी और आशीष ख्याल जी के पास चलते हैं एक एक शेयर के लिए। ओम मेहरा जी, पहले आप बताइए। आशीष जी, मैं यहाँ पे होल्ड करना चाहूंगा। अगर ऑल्दो यहाँ पे एक्सेसिव ओवरसोल्ड जोन में अगर थोड़ी अगर पुल बैक में हमें मिलता है कुछ स्पेसिफिक स्टॉक, तो वहां पे मैं राइड करना चाहूंगा। फिलहाल के लिए होल्ड है। ठीक बात है, ऐसे मार्केट में तो विकल्प सही है होल्ड करना। आशीष ख्याल जी, सेम? बिल्कुल, क्योंकि वेट एंड वॉच होगा यहाँ पर। पुलबैक गुंजाइश है, हो सकता है निफ्टी करीबन 25 से 100 के आसपास, 120 के आसपास दिखे, फिर विकल्प देना ज्यादा आसान होगा सेल साइड पे में भी। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो सिलेक्टिव ट्रेड्स अपने पोर्टफोलियो में हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने शामिल कर लिए। एक विकल्प जो बचा है इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। एक के ऑल राइट। चलिए, फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानकारी लेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ भी हमारे साथ बात करनी पड़ेगी। और दरअसल अगर आप देखें तो बाजार में लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से एक बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो निवेशक जो हैं यही समझना चाहते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप हाल देखा ही नहीं जा रहा, क्या करना चाहिए फिलहाल? विजू जी, ये नमस्कार, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये जो फर्स्ट कट जो पिछले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी आई है स्पेशली स्मॉल मिड कैप में, थोड़ा सा जो मेरी भी बात हुई बहुत सारे म्यूचुअल फंड सीआईओ से जो लार्जर कॉर्पस मैनेज करते हैं, थोड़ा सा जो सेलिंग है वो टॉप 100 के बियॉन्ड भी गया है। इसलिए कम वॉल्यूम में भी शेयर्स गिर रहे हैं। अच्छे नतीजों के बावजूद भी कुछ कंपनीज में हमने देखा गिरावट आई है। तो जब ये थोड़ा सा हल्का सा पैनिक सिग्नल करता है, जब रिटेल स्मॉल और मिड कैप कम वॉल्यूम पे गिरता है, तो और एमटीएफ बुक भी थोड़ी सी अनवाइंड होना शुरू हुई है, जो कि मार्जिन ट्रेडिंग बुक होती है। तो इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जो इफेक्ट आ रहा है वो, क्योंकि हम करेंसी में भी प्रेशर है, बॉन्ड मार्केट में भी यील्ड थोड़ा ऊपर है, तो तीनों तरफ से आ रहा है। बट ये वॉलेटिलिटी इक्विटी का इंटीग्रल पार्ट है। मुझे नहीं लगता कि भारत में स्ट्रक्चरली ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव हुआ है कि बहुत बड़ा फॉल यहाँ से आ सकता है। स्मॉल मिड कैप में रिटर्न भी 2024 में ऐसे ही आए थे, पूरा इंडेक्स ही 50% ऊपर था। तो वॉलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। और थोड़ा सा मुझे लगता है रीबैलेंसिंग आप कर सकते हैं पोर्टफोलियो की। एक और जो डेटा है जो थोड़ा सा चिंताजनक है कि जो इन्फ्लोज आ रहे हैं गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में, रोज के इन्फ्लो करीबन 300-350 करोड़ हो गए गोल्ड। एक ईटीएफ में, सिंगल ईटीएफ में अलग अलग फंड हाउसेस के 20-20 करोड़ का इन्फ्लो आ रहा है। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंस करिए। जहां बहुत ज्यादा तेजी है जरूरत से ज्यादा, वहां थोड़ा सा आप ट्रिम कर सकते हैं, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो यूएस टेक हो। और जहां पे ज्यादा गिरावट है वहां पे थोड़ा करेज चाहिए होता है करने के लिए, बट रीबैलेंसिंग करना फायदेमंद होगा मीडियम टर्म में। बिल्कुल, रीबैलेंसिंग करना मीडियम टर्म में फ़ायदेमंद होगा। और गोल्ड सिल्वर में जिसने पैसा लगाया, नए नए पैसे रोज़ लग रहे हैं और मार्केट में पैसा भी यहाँ पर फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो यही पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन अर्निंग्स अभी तक जितनी आई हैं, रिएक्शन तो ज़्यादातर शहरों में गिरावट का ही देखने को मिला है। आप कैसे आकलन कर रहे हैं इसका? थोड़ा सा अभी जल्दी है अर्निंग्स के बारे में बोलना, क्योंकि ब्रॉड इंडेक्स का अर्निंग्स अभी प्ले आउट हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप आईटी में देखें तो एचसीएल और इन्फोसिस ने थोड़ा सा बेहतर किया। अगर आप लेबर कॉस्ट इम्पैक्ट हटा दें तो फाइनेंशियल्स के भी नतीजे अभी तक अच्छे रहे हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का नंबर अच्छा आया, बैंक्स के नतीजे अच्छे थे। आईसीआईसी का थोड़ा सा मुझे नंबर थोड़ा सा सॉफ्ट लगा, लेकिन एचडीएफसी के नतीजे अच्छे थे, गाइडेंस भी अच्छी थी। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी होगा कमेंट करना, बट ये ज़रूरी है। और ये पॉइंट आपने अच्छा बोला कि अर्निंग्स फाइनली डबल डिजिट आए, क्योंकि हम अभी भी 20-21 के फॉरवर्ड पे हैं। और अगर अर्निंग अभी भी सिंगल डिजिट रहती है
तो जो एफआई सेलिंग प्रेशर है वो कम नहीं होगा, अर्निंग आने से ही कम होगा। और ऑब्वियसली दो बड़े ट्रिगर और हैं, ईयू के साथ हमारा होपफुली ट्रेड डील हो जाएगा 27 को, और 1 तारीख का यूनियन बजट है। तो ये तीनों इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग्स भी अच्छी थोड़ी प्ले आउट होनी चाहिए, और ये जो 2 इवेंट हैं ईयू का और बजट का, ये भी मार्केट को मेरी ऐसी उम्मीद है कि थोड़ा पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। लेकिन सर सब चारों तरफ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये मार्केट दरअसल गिर क्यों रहा है? ये सिर्फ ट्रंप का फैक्टर है या फिर कुछ और भी बड़े कारण है जिसके चलते मार्केट में गिरावट आ रही है? असल कारण क्या है? बड़ा इश्यू सप्लाई है एफआईएस का, और निरंतर सप्लाई है। 3 से 4 हज़ार करोड़ का हमने देखा है जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, रेगुलर सेलिंग है। इनफैक्ट इस बार दिसंबर में भी हमने देखा कि एफआईएस सेलिंग सिर्फ लास्ट के 3-4 दिन ही कम हुई थी, क्योंकि थोड़ा अनयूजुअल है। दिसंबर में एफआईएस यूजुअली थोड़ा एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। तो रीएलोकेशन है कैपिटल का, एक जो हम एआई स्पेस मिस किए हैं, और क्योंकि इंडियन मार्केट्स के रिटर्न अगर आप इसी पीरियड में देखें वाईटीडी, ताइवान और कोरिया अप है 4 से 5-6-7%, और हम करीबन 6-7% डाउन है। तो एक सप्लाई इशू है, रीएलोकेशन इशू है, और थोड़ा सा जो है अनसर्टेनिटी है ग्लोबल एनवायरनमेंट पे। तो ये कॉम्बिनेशन है, बट मेजॉरिटी जो है सप्लाई इशू और रीएलोकेशन है, इसकी वजह से बाजार में थोड़ा सा प्रेशर है। बट अगर मैं लंबे समय मार्केट में रहा हूँ, विजिबली ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है इंडिया पे। बाजार ने 14-15 महीने से अंडर परफॉर्म भी किया है। वैल्यूएशंस में नहीं बोलता हूँ बहुत चीप है, बट ऐसे वैल्यूएशंस नहीं है कि यहाँ से आपको मेल्टडाउन हो सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस का मेरे हिसाब से ज़रूरत है। आई थिंक चीज़ें टर्न भी बहुत फास्ट होती हैं इस मैक्रो एनवायरनमेंट में। बिल्कुल सर, वैसे तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास फ्रेश निवेश के लिए पैसा है, लेकिन मार्केट में गिरावट आ रही है, स्टॉक्स के भाव काफ़ी लुक्रेटिव हो गए हैं, भाव से तो अट्रैक्टिव एटलीस्ट हो ही गए। सेक्टर्स आपके रडार पर कौन से हैं जो यहाँ से थोड़े से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला, अर्निंग सपोर्ट ही आपका सबसे बड़ी ढाल है, हेज है। तो फाइनेंशियल्स में अर्निंग्स अच्छी लग रही हैं। क्रेडिट ग्रोथ, बैंक क्रेडिट ग्रोथ बहुत समय बाद 14-15% आई है। मुझे लगता नहीं मैंने पिछले 2 साल में बैंक क्रेडिट ग्रोथ 14% सिस्टम लेवल पे देखी हो। फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए एफडीआई का इंटरेस्ट बहुत है। आप देखिए जो नंबर ऑफ डील्स हुई हैं, चाहे वो श्रीराम हो, आरबीएल हो, फेडरल बैंक हो, लगभग 10-12 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है। तो फाइनेंशियल्स में ओवरवेट रह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है डिफेंस में भारत बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है यूएई के साथ, ईयू के साथ भी डील हो रहा है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पिकअप हो रहे हैं, और बजट में भी एलोकेशन बढ़ रहा है जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और डिफेंस स्टॉक्स में भी अच्छा खासा टाइम और प्राइस करेक्शन आया है। तो ये वाला पॉकेट भी अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा जो प्रीमियम कंजम्पशन प्ले है, जहाँ पे जीएसटी का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है सिलेक्टिवली, चाहे वो ऑटो है और हाई एंड लग्जरी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, वहाँ पे आप जो है निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे मार्केट में निवेशकों को थोड़ा सा भरोसा जताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस क्या कहता है। तो आपकी स्क्रीन पर आएगा डेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में ऐसे मार्केट में भी आधे प्रतिशत से ज़्यादा के गेंस देखने को मिल रहे हैं। वहीं ओम मेहरा का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 10% नीचे। तेजस शाह के पोर्टफोलियो में भी बड़ा गहरा कट है, 8% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आशीष कयाल जी, वर्थ अप्रिशिएटिंग कि आपने अपने पोर्टफोलियो को इम्पल्सिव ट्रेड से बचाया। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आधे 1% के मूव्स आपको पॉजिटिव साइड पर आपके पोर्टफोलियो में नजर आएंगे। बहरहाल आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।